आज हम लोग शुरू करेंगे अपना एक एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। क्या नाम है? लाइंस एंड एंगल्स। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर ये 5 है। दूसरे बुक में अलग अलग नंबर हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 भी आपका क्या है? लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, हर एक चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ ना कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं, है ना, उसके बेसिक चीज़ों को जानते हैं, तभी हम लोग उसको शुरुआत करते हैं। उसी प्रकार से आज भी हम लोग लाइंस एंड एंगल्स को जब शुरू करेंगे, तो उसको शुरू करने से पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, टर्म हैं, जो कि आपको जानना जरूरी है, तभी ये चैप्टर जो है ना क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारा इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत सारा है, ठीक है ना। उसको भी हम लोग एक एक करके दूर करते चले जाएंगे और हर एक चीज़ों को बारीकी से समझते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कुछ। क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, सबसे हम लोग पहले बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, वो है पॉइंट। क्या है? बोलो। पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है जरा देखते हैं हम लोग। और पॉइंट को कभी कभी हम लोग प्यार से वर्टेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। VERTEX, वर्टेक्स। तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा पॉइंट। पॉइंट हमारा होता क्या है, दिखने में कैसा लगता है ये देखो यहाँ पे। पॉइंट हमारा कुछ इस प्रकार का नजर आता है। ये जो बीच में है ना, वही हमारा क्या है? पॉइंट है। बात समझ गए? और इस पॉइंट का कोई ना कोई आप नाम दे सकते हैं, ABCDXYZ, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, वो हो जाएगा हमारा पॉइंट। समझ गए बात को? तो इसका नाम चलो क्या देना चाहोगे? ए। चलो तो ये हमारा हो जाएगा ए। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? ए। पॉइंट का नाम क्या हो गया? ए। तो पॉइंट समझ गए क्या होता है। और पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट? कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो पूछना है तुरंत, है ना। चलो, तो हमारा पहला पॉइंट था पॉइंट, और पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, और उसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट। ये ब्रैकेट नहीं, तो ब्रैकेट के अंदर रखे हुए हैं, हमारा मेन ये बिंदी है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद पॉइंट के बाद है हमारा लाइन सेगमेंट। क्या है? लाइन सेगमेंट। दूसरा है हमारा दूसरा टर्म लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट क्या है, अभी तुम लोग इसको अपने से बता दोगे, ठीक है ना। देखना यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम एक इस प्रकार का एक ये खींचने जा रहे हैं, लाइन खींचने जा रहे हैं, ठीक ना। और समझ में आ गया? अच्छा, अभी तुम्हारा कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि आखिर लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है। बात समझ गए? अभी ये हमारा जानते हो क्या है? यदि ये अभी ये हमारा लाइन नहीं है, अभी ये हमारा लाइन नहीं है, अभी हम लोग समझने जा रहे हैं क्या? लाइन सेगमेंट पहले, उसके बाद फिर रे समझेंगे, उसके बाद फिर लाइन समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये इस प्रकार का एक खिंचा हुआ लग रहा है ना लाइन, इसका दो एंड पॉइंट होगा। एंड पॉइंट मतलब एक लास्ट में पॉइंट होगा और एक इधर वाले लास्ट में पॉइंट होगा। समझ गए? अब समझ में आ गया होगा पॉइंट क्या है हमारा। तो यह जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे दो बी। कोई दिक्कत? तो ये जो आप देख रहे हैं, एक लाइन खींचा हुआ था, एक लाइन खींचा हुआ था, और उसका यहाँ पे दो एंड पॉइंट है, ए और बी। लाइन सेगमेंट का सबसे बड़ा खासियत ये है कि आप इसको स्केल से रख के इसको आप मेजर कर सकते हैं इस प्रकार से। लाइन सेगमेंट को आप स्केल से मेजर कर सकते हैं। समझ गए बात को? कोई दिक्कत इसमें?
तो आपसे पूछेगा कि क्या आप लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका 2 एंड पॉइंट है और ये फिक्स रहता है। जहां पे आपने पॉइंट डाल दिया वहीं तक वो रहेगा, उसके आगे ना आगे बढ़ेगा ना ही पीछे बढ़ेगा। समझ गए? ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, जिसको हम लोग स्केल से मेजर कर सकते हैं और ये हमारा फिक्स होता है। समझ गए? कोई डाउट नहीं? चलो, तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज लिख लो इसके लिए, इट कैन बी मेजर्ड, यानी कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर याद रखना हमेशा इसका 2 एंड पॉइंट होता है और ये फिक्स रहता है, ना आप इसको बढ़ा सकते हैं ना इसको आप घटा सकते हैं इसको, लेकिन हम लोग मेजर भी कर सकते हैं। आगे दूसरा हो गया तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है रे, RAY रे। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? आपको मन कर रहा होगा कि इतना बड़ा हम ना लिखें, तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? इसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, देख लो यहाँ पे। चलो इसको मिटा दो पहले, यहाँ पे देख लो। इसको लिखने का तरीका क्या है? इसका लिखने का तरीका AB लिख दो, ऊपर में जैसा यहाँ पे फिगर है बड़ा सा, बस इसको छोटा सा यहाँ पे बना दो, बस। समझ गए? तो इसको लिखने का ये तरीका हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, ये लाइन को पूरा लिखने का तरीका हो गया ये। इतना बड़ा आप नहीं लिखना चाहते तो इतना लिख दीजिए, समझ जाएगा आदमी। ठीक है, चलो दूसरा हो गया। तीसरा देख लो, तीसरा है हमारा रे। और हाँ, रे को हम लोग कभी कभी आर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्म। ठीक है, चलो यहाँ पे जरा देखो तो लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट है ना, हम लोग इसको नहीं बढ़ा सकते हैं नहीं घटा सकते हैं। अब क्या करो, ये जो 2 यहाँ पे एंड पॉइंट है ना, इन दोनों में से किसी एक को बढ़ा दो। कैसे बढ़ाएंगे? ऐसे बढ़ाएंगे, देखो यहाँ पे इसका यहाँ पे एंड पॉइंट रखो एक, ठीक है ना, ये हो गया हमारा A। और इसको क्या करो, यहाँ पे पॉइंट नहीं दो, यहाँ पे एरो दे दो और यहाँ पे एक लाइन दे दो B। देखो समझना इस चीज को हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, ये लाइन सेगमेंट ही है, लेकिन लाइन सेगमेंट को हम क्या कर दिए हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट हटा के एरो का साइन दे दिए हैं। एरो क्यों? हम यहाँ पे ये एरो क्या डिनोट कर रहा है? एरो डिनोट कर रहा है कि हम इसको जहां तक इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहे जा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, इसको हम लोग खींच सकते हैं। समझ के बात को? और यहाँ पे जो B पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट फिक्स नहीं समझना, ये फिक्स पॉइंट नहीं है। यहाँ पे भले फिक्स था लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है, लेकिन हम लोग लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे केवल B दे दिए हैं बस। ठीक है, और ये B हमारा फिक्स पॉइंट नहीं है, लेकिन A हमारा फिक्स पॉइंट है। इसको आप इधर नहीं बढ़ा सकते हैं, इधर नहीं, केवल इसको आप इधर बढ़ा सकते हैं, जिधर एरो का साइन रहेगा उधर ही आप बढ़ाएंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया हमारा रे। और रे, अच्छा एक बात और, जरा तुम लोग बताओ हमको, क्या रे को हम लोग मेजर कर सकते हैं स्केल से? क्या नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप इसको जितना दूर तक बढ़ाना चाहें इधर बढ़ा सकते हैं। जिधर एरो का साइन लगा हुआ है उधर ही आप बढ़ाएंगे, जिधर एरो का नहीं लगा हुआ उधर आप नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्या ये फिक्स पॉइंट है भी? क्या नहीं, बस हम लोग इसको जानने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे दे दिए हैं बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। इट कैनॉट बी मेजर्ड, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको लिखने का तरीका वैसे ही है, AB लिखो और ये जो रे का जो सिंबल है ना वो यहाँ पे बना दो इस प्रकार से, एक तरफ एरो रखो और एक तरफ यहाँ पे फिक्स पॉइंट रख दो, जैसा यहाँ पे है, सेम चीज है। ठीक है, कौन सा? ये वाला एरो वाला नीचे वाला जो है लाइन सेगमेंट का साइन नीचे होता है, यहाँ पे नहीं, ऊपर रहेगा, यहाँ पे ऊपर में रहेगा, ये भी ऊपर में रहेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को, कंफ्यूजन नहीं होना। आगे बढ़ते हैं फिर, आगे हमारा है चौथा हो गया, पांचवा है हमारा लाइन। और जरा चैप्टर का हेडिंग देखो तो क्या लिखा हुआ है? चैप्टर का हेडिंग क्या हुआ है? ध्यान इधर, लाइन्स एंड एंगल्स। अभी तक हम लोग जो समझ रहे थे ना, ये छोटा मोटा चीज था। अब हम लोग चैप्टर के हेडिंग के पहले वाले पार्ट को समझने वाले हैं, यानी कि लाइन को समझने वाले हैं कि आखिर लाइन होता क्या है, तो उसको ध्यान से देख लो। ठीक है,
लाइन को समझने वाले हैं कि आखिर लाइन हमारा होता क्या है। देखो यहाँ पे लाइन क्या होता है। यहाँ पे हम लोग इस वाले में लाइन सेगमेंट को क्या किए, एक तरफ से बढ़ा दिए ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ से बढ़ाने वाले हैं, इधर भी और उधर भी। तो इसका देख लो तरीका क्या होगा, इधर भी आप बढ़ाइए और इधर भी बढ़ाइए। इसको नाम रखने के लिए आप यहाँ पे दे दीजिए ए और यहाँ पे दे दीजिए बी। हालांकि ये फिक्स पॉइंट नहीं है, ए और बी यहाँ पे फिक्स पॉइंट नहीं है, बस हम लोग नाम के लिए दे दिए हैं, याद रखने के लिए दे दिए हैं, क्योंकि लिखने का तरीका अच्छा सा हो, हमारा सटीक सा हो, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको दे दिए हैं। ठीक है, चलो अब ये हो गया हमारा लाइन। क्या लाइन को हम लोग मेजर कर सकते हैं, सवाल मेरा ये है, क्या लाइन को हम लोग मेजर कर सकते हैं? इसको भी मेजर नहीं कर सकते हैं। आप इसको दोनों तरह बढ़ा सकते हैं, है ना, इसका कहीं पे अंत नहीं है, जहां तक लेके जाना चाहे आप लेके जा सकते हैं। तो इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, इट कैनॉट बी मेजर्ड। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इन दोनों को देखने के बाद मालूम चल गया होगा ये कैसे लिखाएगा, है ना, बस वही चीज है, इसमें अलग से कुछ नहीं है। इसको लिखने का तरीका है ए बी लिखो और ये वाला सिंबल उसके ऊपर बना दो, है ना, इस प्रकार का, इधर भी एरो और इधर भी एरो, हो गया। चलो कोई दिक्कत। तो चैप्टर का जो हेडिंग था लाइन्स एंड एंगल्स, तो पहला वाला जो हमारा लाइन्स है, क्या वो दूर हो गया कंफ्यूजन, कहीं पे कोई दिक्कत होगा, अब समझ में आ गया। चलो अब है हमारा सेकंड वाला, देखो तो क्या है, एंगल्स। अब एंगल्स को समझ लेते हैं हम लोग। देखो लाइंस को समझने के लिए हमको ना 1 2 3, सॉरी ये तो फोर्थ पॉइंट होगा ना हमारा, ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। लाइन को समझने के लिए आपको अलग से 3 चीज समझना पड़ा, तभी जाके आप लाइन को समझ पाए। उसी प्रकार से अब हमको एंगल समझना पड़ेगा। एंगल भी बहुत प्रकार के होते हैं, एंगल बहुत प्रकार के होते हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, शुरू करें एंगल को। चलो देखो यहाँ पे एंगल, कोई बता सकता है कि एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंगल बनता कैसे है? 90 डिग्री नहीं नहीं, बिल्कुल, जब दो लाइन मिले या फिर जब दो लाइन मिले या फिर दो लाइन सेगमेंट मिले या फिर दो रे मिले, उसके मिलने से जो वहां पे गैप बनेगा हमारा, वही हमारा कहलाएगा एंगल। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल देखो यहाँ पे ध्यान से, चलो बताओ यहाँ पे ध्यान से हमको, क्या ये हमारा एक लाइन हुआ? बिल्कुल लाइन हुआ। क्या ये वाला भी हमारा एक लाइन हुआ? बिल्कुल लाइन हुआ, है ना। तो यहाँ पे जो बन रहा होगा ना, इसको हम लोग एंगल कहेंगे, और यहाँ पे भी जो बन रहा होगा वो भी एंगल कहलाएगा, यहाँ पे जो बन रहा होगा वो भी एंगल कहलाएगा, यहाँ पे जो बन रहा होगा वो भी एंगल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया लाइन का। उसके बाद देख लो, ये हमारा एक रे है ना, रे है ना हमारा, ये एक और रे ले लो, क्या ये दोनों आपस में रे है? बिल्कुल रे है। क्यों रे है भाई? क्योंकि इसका एंड पॉइंट एक है और एक तरफ ये आगे बढ़ सकता है। तो क्या इन दोनों के बीच में झुकाव है ना, स्पेस है ना, इसी स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि यहाँ पे कुछ डिग्री का एंगल बन रहा है, समझ गए। उसके बाद फिर लाइन सेगमेंट से भी कभी कभी बन जाता है। मान लो यहाँ पे ये दो लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे भी एंगल बनेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, समझ गए बात को। तो हमेशा एंगल हमारा कब बनेगा? हमेशा हमारा एंगल जब भी दो लाइन सेगमेंट या फिर रे आपस में मिलेंगे, तो उसको वहां पे जो एक गैप होगा, उसी गैप में हमारा कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा और एंगल के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर हमारा क्या होता है एंगल। एंगल का बहुत प्रकार है, एंगल का प्रकार बहुत है। सबसे पहला है एक्यूट एंगल, उसके बाद है फिर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद है हमारा राइट एंगल, राइट एंगल के बाद है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल के बाद है हमारा कंप्लीट एंगल,
कंप्लीट एंगल के बाद भी बहुत सारा है, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, फिर से उसके बाद फिर हमारा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, बहुत प्रकार का एंगल है। तो आज हम लोग सभी प्रकार के एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक एंगल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा और लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कंफ्यूजन ही लगेगा ये चैप्टर, ठीक है। चलो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एंगल्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर एंगल बनेगा कब, है ना, कब बनेगा एंगल। चलो देखो यहाँ पे चौथा हो गया, पांचवा पॉइंट हमारा है एंगल। एंगल कब बनेगा? एंगल तब बनेगा जब दो लाइन या फिर लाइन सेगमेंट या फिर रे आपस में जो मिलेगा और उनके बीच में जो गैप होगा ना, गैप देखो यहाँ पे, कहाँ पे गैप, यहाँ पे है ना गैप, यहाँ इसी को हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिग्री का एंगल बन रहा है। कोई दिक्कत? चलो तो ये हम लोग कह देंगे कब बनेगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब मान लो कि ये हमारा एक रे है। क्या ये रे है? बिल्कुल रे है। क्या ये हमारा एक रे है? बिल्कुल रे है। यहाँ पे क्या हमारा कुछ एंगल बन रहा होगा ना। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा होगा, क्या आपको मालूम है क्या यहाँ पे कितना का एंगल बन रहा है? नहीं मालूम है ना। जब मालूम नहीं हो तो उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं थीटा से। इस प्रकार का थीटा का साइन होता है और थीटा का मतलब हो गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल होगा। जब भी आपको एग्जैक्ट मालूम ना हो ना, हालांकि ये ऊपर क्लास का है, आपके क्लास 7 का तो ये पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना ये उतना मुश्किल नहीं है। याद रहेगा? बोलो जल्दी, याद रहेगा? तो यहाँ पे हमारे पास दो रे था, रे को हम लोग क्या कह सकते हैं? और आर्म। ध्यान से सुनो, पहले रे को क्या कहेंगे? आर्म भी कह देंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, आपको मालूम नहीं है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो हम लोग कैसे डिनोट कर देंगे? थीटा। इसको थीटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थीटा पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, थीटा का स्पेलिंग थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का है, मतलब THETA ऐसा ही कुछ है। थीटा THETA ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आगे बढ़े फिर। एंगल में अब हमारा अलग अलग प्रकार है। चलो सबसे पहला एंगल हम लोग पढ़ते हैं, पांचवा हो गया ना, इसमें हमारा अलग अलग टाइप है। तो पहला है हमारा एक्यूट एंगल। कौन सा है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है जरा बताओ कोई हमको। जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसके डेफिनेशन में? इसके डेफिनेशन में लिख देंगे मोर देन 0 डिग्री। डिग्री लिखने का तरीका ऊपर में, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। समझ गए बात को? चलो इसका एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल एक्यूट एंगल कुछ इस प्रकार का देखने में हमारा लगता है। एक्यूट एंगल हमारा कुछ, इसका नाम दे दो 4A B, और ये कॉमन पॉइंट हो गया हमारा O। ये कॉमन पॉइंट क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इसका भी कॉमन पॉइंट ये है और इसका भी पॉइंट हमारा ये है, तो दोनों में कॉमन है ना, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कॉमन पॉइंट। अच्छे से बैठो पहले, समझ गए? ये क्या हमारा कॉमन पॉइंट हो गया। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल एक्यूट एंगल का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। एक्यूट एंगल के बाद आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद राइट आएगा। चलो यहीं पे लिखना चाहोगे? चलो यहीं पे लिख लो, राइट एंगल लिख लो, राइट एंगल, ठीक है। चलो अच्छा, हाँ एक और बात बताओ हमको यहाँ पे। हाँ यहाँ पे चूंकि हमारा ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो ये हमेशा कितना से कितना होगा? 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा, है ना। ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का डायग्राम ये हो गया हमारा, ठीक है। अब है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल को भी देख लो थोड़ा। राइट एंगल क्या होता है जल्दी बोलो कोई।
एग्जैक्ट 90 डिग्री जो हमारा होता है ना, वही होता है हमारा राइट एंगल। तो ये क्या लिखेंगे, एग्जैक्ट इक्वल टू 90 डिग्री, जो एकदम बिल्कुल 90 डिग्री के एकदम एग्जैक्ट हो, उसी को हम लोग कहेंगे राइट एंगल। तो राइट एंगल हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, याद आ गया होगा। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो यहाँ पे बी, और ये जो कॉमन पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लो ओ, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा ना, वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और 90 डिग्री हमेशा सीधा बनता है, एकदम परपेंडिकुलर, एकदम पूरा सीधा बन रहा है ना, सीधा। आगे बढ़ते हैं फिर, ये हो गया हमारा राइट एंगल। राइट एंगल के बाद हमारा आता है, राइट एंगल के बाद हमारा आता है तीसरा वाला, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है अतुल, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, है ना। चलो, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन कितना, 180 डिग्री। मतलब कि एक ऐसा एंगल जिसका कि कितना हो वैल्यू, 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, उसको हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे बनता है, इसका डायग्राम देख लो एक बार। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनता है, ठीक है। यहाँ जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ये कुछ भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 120 भी, 150 भी। हाँ ये भी देखो, यहाँ पे आपको मालूम नहीं था ना एग्जैक्ट कितना होगा, तो आपको थीटा लिखना पड़ जाएगा। थीटा का मतलब होता है ना कि वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको मालूम ही नहीं है लेकिन कितना होगा, लेकिन हाँ इतना तो मालूम है ना कि 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, समझ गए। लेकिन आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं है, तो यहाँ पे भी आप थीटा का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, 90 आपको मालूम है, तो यहाँ पे थीटा का यूज नहीं करेंगे। थीटा भूल जाओ, अभी तुम्हारे क्लास का ये चीज नहीं है, ठीक ना। इसको भूल ही जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, समझ गए। चलो आगे बढ़ जाओ फिर। हाँ लेकिन ये याद रख सकते हो कि यदि कहीं पे दिया हुआ रहे और वहाँ पे एंगल मेंशन ना किया हो तो वहाँ पे आप थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। थीटा का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे वैल्यू होगा। आगे बढ़ो फिर, और यहाँ पे कितना होगा जरा बताओ कोई हमको। ये होगा हमारा 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, यानी कि 120 भी हो सकता है, 130 भी, 140 भी, 150 भी, 160 भी, 170 भी, समझ गए, कोई डाउट इसमें। तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जांपल। इसका भी कुछ नाम दे दो चलो, या इसका नाम दे देते हैं हम लोग P, इसका नाम दे दो Q, और इसका नाम दे दो R। हो गया, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, पॉइंट है कुछ भी दे सकते हैं। आगे बढ़े फिर, चलो आगे है हमारा 1 2 3 हो गया। तीसरा के बाद हमारा आता है चौथा नंबर, कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा, अच्छा हाँ वो भी आता है एक हमारा स्ट्रेट एंगल का, स्ट्रेट एंगल, चलो वो भी लिख देते हैं हम लोग। तीसरा हो गया, चौथा देख लो, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो हमारा होता है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट 180 होता है। कितना है, 180 होता है, एग्जैक्ट एक्स है, एग्जैक्ट इक्वल टू 180 डिग्री। ये डिग्री वाला एकदम छोटा सा आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल 180 के बराबर होता है ना। ये कैसा होता है जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, एग्जांपल देख लो इसका, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। हाँ मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, लाइन सेगमेंट भी आप खींच सकते हैं, लाइन भी खींच सकते हैं, और एक आप रे भी खींच सकते हैं, समझ गए बात को। चलो लेकिन हमेशा कोशिश करना कि या तो रे खींचे या तो लाइन खींचे, ठीक ना, या तो रे खींचे या तो लाइन खींचे, समझ गए। चलो
तो ये हो गया हमारा पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन। अच्छा कभी वो प्रोटेक्टर उठा के देखे हो, चांद वाला आधा टूटा हुआ रहता है, कुछ इस प्रकार का रहता है ना। हाँ, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, और यहाँ पे जब देखोगे ना तो बिल्कुल 180 के बराबर होगा, इधर भी और इधर भी, समझ गए। तो ये जो स्ट्रेट एकदम बिल्कुल बीच में 90, एकदम सीधा सीधा 90, हाँ समझ गए, बिल्कुल बीच में 90 होता है, वही तो यहाँ पे बीचों बीच है 90 हमारा, और इधर भी 180 होता है, इधर भी 180 होता है। यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है ना हमारा, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। तो यदि हमको मान लो चलो इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q और इसका नाम दे दो O। यदि हमको कोई पूछे कि देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, O का कितना होगा एंगल बताओ तो जरा। नहीं, O का 180 होगा। क्यों 180 होगा, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और समझ गए। और स्ट्रेट लाइन पे जब भी एंगल बनता है ना, वो हमारा कितना बनता है, 180 के बराबर होता है वो हमेशा, ठीक याद रहेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस पॉइंट O का, वो कितना होगा, 180 के एकदम एग्जैक्ट होगा, न कम न बेसी। यही हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल, समझ गए बात को। आगे बढ़े फिर, चल ये 180 क्यों होता है, क्योंकि प्रोटेक्टर जब यूज करो कंपास, तो स्ट्रेट लाइन हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, वो 180 को रिप्रेजेंट करता है। उधर भी 180 होता है, इधर भी 180 होता है, कभी उठा के देखना उसको, मालूम चलेगा, ठीक है। चलो हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया। स्ट्रेट एंगल के बाद आता है हमारा, बताओ क्या कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल। वेरी गुड, बहुत अच्छा, फिर ठोक दो उसका, फिर ठोको उसका एकदम, हाँ बस मारना नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। इसमें तो बहुत सारा कुछ आप लोगों को मालूम है ना। चलो देखो, नहीं 6 में था, इस 6 में है, तो क्या लिखेंगे, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन, सॉरी एक मिनट, माई मिस्टेक, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। समझ गए बात को, माई मिस्टेक, सॉरी। तो समझ गए बात को, कोई दिक्कत इसमें। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा कितना होते हैं, 180 से ज्यादा, लेकिन 360 डिग्री से कम, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल कुछ ऐसा देखने में लगता है हम लोगों को, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग, ये याद रखना, ठीक है ना। और इस पॉइंट का नाम दे दो O, चलो ठीक है। और यहाँ जो एंगल बन रहा होगा ना, यहाँ जो एंगल बन रहा होगा, वो एंगल होगा कितना, 180 से बड़ा होगा, लेकिन 360 से ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, ठीक है, छोटा होगा। यानी कि ये हमारा 220 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है, समझ गए, 190 भी हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें, समझ गए। आगे बढ़े, चलो। इसके बाद 5वां नंबर के बाद हमारा 6ठे नंबर पे आता है कौन सा, अतुल बताएगा। रिफ्लेक्स के बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितना होता है, एग्जैक्ट 360 डिग्री, ठीक है। एक आता है हमारा हाँ बता देंगे, ये होता है हमारा कंप्लीट एंगल, क्या, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता है, कंप्लीट एंगल हमारा एग्जैक्ट इक्वल टू 360 डिग्री, बिल्कुल 360 के बराबर होता है। ये कैसा लगेगा देखने में, जरा हमको बता दो कोई। नहीं सर, एक रे होगा और एक तरफ ऐसा और एक तरफ, हाँ देखो यहाँ पे, चलो मान लो कि हमारे पास ये एक रे है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा क्या है, पॉइंट है, ठीक है ना। पॉइंट का नाम दे दो A,
और यहाँ पे दे दो B। यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा ना वो बिल्कुल 360 के बराबर बन रहा होगा। मतलब क्या, ये पॉइंट जो हमारा है ना इसके आजू बाजू जो पूरा बन रहा होगा वो कितना होगा, 360 होगा पूरा एंगल। इसी को हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री। और 360 डिग्री से बेसी होता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा कितना 360 और सबसे कम कितना 0। समझ गए बात को। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा गोल ये हमारा हो गया 360 डिग्री। अच्छा जरा बताओ तो, एक सर्किल बनाते हैं, देखो यहाँ पे एक सर्किल बनाते हैं, बताओ इसका एंगल कितना है 360, क्योंकि पूरा गोल है। तो जब भी पूरा गोल आपको दिख जाए ना तो समझ जाइएगा कि उसका वैल्यू कितना है 360 डिग्री के बराबर है। समझ गए। चलो इसमें कोई डाउट अतुल, पीछे तुमको कोई डाउट, समझ में आ गया। चलो तो हमारा एंगल का टाइप कितना हो गया 6 हो गया। इसके बाद हमारा आता है और भी बहुत सारा टाइप है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले बोलो यहाँ तक में कोई डाउट, कहीं पे भी किसी को कोई समस्या। देखो यदि समस्या रह गया ना तो फिर यह चैप्टर पूरा का पूरा कंफ्यूजन में तुमको डाल देगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इसको पहले कहीं पे डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है ना, आगे बढ़े फिर। चलो हाँ बोलो। रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्लेक्स। हाँ बोलो। तो वो तो पूरा ना होगा स्ट्रेट, मतलब जैसे स्ट्रेट एंगल। हाँ फ्रेश सर्किल होगा तब ना वो रिफ्लेक्ट। नहीं नहीं, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा ध्यान से सुनना। रिफ्लेक्स एंगल हमारा एक स्ट्रेट लाइन होगा। रिफ्लेक्स एंगल हमारा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक स्ट्रेट रे होगा और दूसरा जो रे होगा ना वो नीचे की ओर आएगा। जैसे देखो स्ट्रेट हमारा क्या होता है 180 होता है ना, और नीचे आएगा तो क्या होगा उससे ज़्यादा होगा ना, 180 से 190 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसका जो वैल्यू होता है वो 180 से बड़ा लेकिन 360 से कम होता है। और इसका डायग्राम ऐसा ही बनता है। हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं फिर। इधर क्या मिटा दें। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, नोट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना हो गया, छठा नंबर हो गया। उसके बाद हमारा आता है 7वां नंबर। 7वां में आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है संचित, मालूम है। दो एंगल का सम, यानी कि दो एंगल को जोड़ने पे यदि 90 डिग्री आ जाए तो हम लोग कहेंगे उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन में, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री। यदि दो एंगल का सम कितना आ जाए 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो हम लोग क्या समझेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है। हाँ यहाँ पे हमेशा दो एंगल का होना जरूरी है, हमेशा दो एंगल का जरूरी होना है। ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री। चलो एंगल ए का कुछ वैल्यू ले लो। मान लो एंगल ए का वैल्यू तुम लेते हो कितना 40 डिग्री। कितना लेते हो 40 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो जाएगा 50 डिग्री बराबर 90 डिग्री। समझ के बात को। तो ये जो 90 आया है ना इसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये जो 90 जिससे बना है इन दोनों से मिलके इसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। क्या कहेंगे, ये ध्यान रखना क्योंकि सवाल में आएगा, है बिल्कुल है भी। तो ये जो 90 आया है 90 को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये जो दोनों जिससे मिलके बना है 90 डिग्री उसको हम लोग क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि आपस में दोनों क्या है, जुड़ा हुआ है। दोनों जुड़ेगा तभी जाके हमारा 90 बनेगा।
तो क्या बोलेंगे इसको, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ठीक है, आगे बढ़े। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। 1 2 3, 8वां नंबर है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल इसी के जैसा है, बस थोड़ा सा अलग क्या है, इसमें दो एंगल का सम 90 था, इसमें दो एंगल का सम 180 होगा। कितना होगा, 180 होगा। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री। इसमें दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। एग्जांपल देख लो, ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पे मान लो कि एंगल P प्लस एंगल Q बराबर कितना है, 180 है, और एंगल P के जगह पे मान लो हम रख देते हैं 120 डिग्री, प्लस एंगल Q के जगह पे रख देते हैं 60 डिग्री। दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आप 180 देख रहे हैं ना, इसको हम लोग कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, और इन दोनों के वजह से मिल के बना है ना ये, तो इन दोनों को हम लोग कहेंगे सप्लीमेंट टू ईच अदर। यहाँ पे क्या कहे थे, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, और यहाँ पे क्या कहेंगे, सप्लीमेंट टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट क्यों कहें, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। सप्लीमेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है। समझ के बात को, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर, सॉरी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, और ये सप्लीमेंट टू ईच अदर। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। चलो उसके बाद फिर कितना हो गया, 8वां हो गया। 8वां के बाद हमारा 9वां नंबर है, 9वां नंबर है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। हिंदी में देरी देखना चाहो तो, हाँ भाई नेबर कहते हैं, वो समझ रहे हैं हम, लेकिन हिंदी में क्या कहोगे, पड़ोसी ही कहोगे ना। एडजेसेंट का मतलब नाइबर भी आप कह सकते हैं, या फिर आप हिंदी में पड़ोसी भी कह सकते हैं। समझ के बात को। तो अब जरा बताओ, पड़ोसी हमारा कौन होता है, जो हमारे घर के बगल में होता है। तो इसमें हम लोग एंगल का हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक एंगल का पड़ोसी कौन होगा, दूसरा एंगल होगा। समझ के बात को। चलो कैसे लिखा है, कैसे देखेंगे इसको, यहाँ पे देख लो, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। चलो मान लो कि हमारे पास यहाँ पे इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो, और इसका नाम O दे दो। ठीक है, चलो एक और काम क्या करो, यहाँ से हमारा एक और रे जा रहा है, और इसका नाम दे दो C। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 3 रे है ना, 3 रे है ना, तीनों का कॉमन पॉइंट है ना एक यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा होगा, यहाँ जो एंगल बन रहा होगा हमारा, वो इस एंगल के पड़ोसी होगा, यानी कि जस्ट बगल में है बगल में, जरा देखो तो बिल्कुल बगल में है। बस एक दीवार का जरूरत है, यहाँ पे फर्क है केवल, ये दीवार हट जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएगा। समझ के बात को। चलो अब जरा बताओ, क्या ये दोनों आपस में पड़ोसी हुआ, बिल्कुल पड़ोसी हुआ। क्यों पड़ोसी हुआ, क्योंकि बगल में है वो तो ठीक है, लेकिन पड़ोसी होने के लिए भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। पड़ोसी होने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए, हमेशा 2 कंडीशन। क्या कंडीशन होना चाहिए, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक कॉमन पॉइंट। क्या ये कॉमन पॉइंट है, बिल्कुल कॉमन पॉइंट है। दूसरी बात, एक कॉमन आर्म होना चाहिए, यानी कि एक कॉमन रे होना चाहिए। जरा देखो तो। अच्छा एक बात बताओ हमको, किसी को एंगल लिखना आता है, कैसे लिखते हैं, नहीं भी आता तो एक बार हम लोग सीख लेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे देख लो। अच्छा जरा बता दो हमको, यहाँ पे सुनो पहले, इस एंगल का नाम जरा बताओ तो हमको कोई, ये लाल वाले का एंगल का नाम क्या होगा। हाँ, अरे वो नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे इस एंगल का नाम बताओ, कैसे लिखेंगे। नहीं, इस एंगल का नाम हम लोग लिखेंगे एंगल AOC। समझ के बात को, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा हमारा
जैसे मान लो यदि A1 है और ये 2 है तो एंगल 1 का नाम क्या होगा, एंगल AOC। AOC क्यों लिए, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में बन रहा है ना, समझ गए बात को। और इस एंगल का नाम बताओ, एंगल COB या फिर एंगल BOC, कुछ भी हो सकता है। नहीं OC भी नहीं, जो हमारा यहाँ पे पॉइंट होता है ना उसको हम लोग बीच में लेते हैं, ठीक है। तो बताओ इसका एंगल का नाम बताओ फिर से, एंगल AOC या फिर एंगल COA। अब जरा इसका एंगल का नाम बताओ, एंगल COB या फिर एंगल BOC। अब जरा एक बात हमको यहाँ पे ध्यान से बताओ, क्या जब तुम इस एंगल को निकाल रहे थे और इस एंगल को जब निकाल रहे थे तो क्या ये वाला आर्म OC दोनों में कॉमन था? कैसे, जरा देखो तो। इस एंगल का नाम बोलेंगे तो क्या आएगा, AOC। OC इसमें आया ना, इस वाले में OC। अब इसका नाम बताओ, एंगल CO, इसमें भी CO आया ना, COB। तो ये जो हमारा रे है दोनों में क्या है, कॉमन है। बात समझ गए। तो जब भी एडजेसेंट एंगल होगा तो उसके बीच में दो कंडीशन होना चाहिए। क्या कंडीशन होना चाहिए, एक कॉमन रे होना चाहिए, यानी कि एक कॉमन आर्म होना चाहिए और एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। बात समझ गए। तो कंडीशन यहाँ पे लिख दें, चलो देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका कंडीशन। इसका कंडीशन हमारा क्या है, इसका कंडीशन ये है, हैविंग अ कॉमन पॉइंट, हैविंग अ कॉमन पॉइंट एंड अ कॉमन रे का दूसरा नाम आर्म। तो जब भी एक कॉमन पॉइंट हो और एक कॉमन रे हो तो हमारा क्या बन रहा होगा, वहां पे एडजेसेंट एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो ये जो आपका एंगल यहाँ पे है, एंगल का नाम क्या बताया आपने, एंगल का नाम बताया AOC एंड एंगल COB। अच्छा, ये जो हमारा तरीका है ये किसको डिनोट करता है, एंगल को। ये हाँ L टाइप का होता है। तो यहाँ जो एंगल आप देख रहे हैं इसको आप लिख सकते हैं क्या, कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं, L थोड़ा सा रहता है लेकिन थोड़ा सा वो हमारा झुका रहता है। L हमारा एग्जैक्ट कैसा होता है, ऐसा होता है ना, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ रहता है, इस प्रकार का देख लो यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ रहेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग एंगल कहते हैं। बात समझ गए। तो एंगल AOC एंड एंगल COB आर एडजेसेंट एंगल्स। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट। तो एडजेसेंट एंगल जब भी होगा तो दो चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, क्या, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए प्लस एक कॉमन रे होना चाहिए, यानी कि आर्म होना चाहिए, तभी जाके हमारा वो दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। हो गया, कोई डाउट इसमें, जल्दी बोलो, कोई डाउट, आगे बढ़े फिर। चलो, इधर का भी तो हो ही गया होगा, है ना, इसका भी बता देते हैं हम लोग। अभी और है, दो तीन प्रकार का भी और है। हम चाह रहे हैं कि सारा का सारा एंगल हम लोग एक ही बार में पढ़ लें, उसके बाद हम लोग अपने कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। कितना नंबर हो गया इसमें हमारा, 9वां नंबर हो गया। 10वां नंबर है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। 9वां के बाद 10वां लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, देखो यहाँ पे, देखो एक डायग्राम बनाते हैं, जरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्या कह रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन होगा और उस लाइन के ऊपर एक रे होगा। क्या होगा, रे होगा। ध्यान से सुनना मेरे बात को। एक स्ट्रेट
लाइन होगा और उस लाइन के ऊपर एक रे होगा। इसका नामकरण कर देते हैं थोड़ा सा हम लोग, है ना। चलो, ए बी सी, और इसका क्या नाम देना चाहोगे? ओ दे दो, ज़्यादा अच्छा रहता है ना। कुछ भी दे सकते हैं, मन कर गया ओ देने का दे दिए, ठीक ना। अब जरा बताओ यहाँ पे एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है, यहाँ पे जरा बताओ तो हमको। एंगल बी ओ सी, वेरी गुड, और वेरी गुड, और एंगल ए ओ बी। देखो एंगल ए ओ सी, हाँ ए ओ सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल 180 बनेगा क्योंकि वो स्ट्रेट है, लेकिन उसको अभी हमारा यहाँ पे नहीं कहना है ना। अभी स्ट्रेट एंगल बन रहा है वो हम समझ रहे हैं। एंगल ए ओ सी का हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा? 180 हो जाएगा क्योंकि वो स्ट्रेट है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे रे बन रहा है तो इसके नजरिए से देखो, है ना। चलो बताओ, एक एंगल हमारा बन रहा होगा यहाँ पे और एक एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, ठीक ना। तो जरा सोच के बताओ तो, सोच के बताओ तो, क्या ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल है क्या? सोच के बताओ हमको। नहीं नहीं, तो यहाँ भी तो 3 है, 1 2 3, 3 4 मत देखो, ये देखो क्या ये दोनों फुलफिल हो रहा है? क्या एक कॉमन पॉइंट है और एक कॉमन रे है? बिल्कुल है, क्योंकि देखो जब इस एंगल का निकालोगे ना तो ये वाला हमारा ओ पॉइंट आएगा। जैसे देखो तो इस एंगल का नाम क्या बोले? एंगल ए ओ बी, और इस एंगल का नाम बताओ तो जरा, एंगल बी ओ सी। देखो तो क्या दोनों में बी हमारा पॉइंट, सॉरी ओ जो हमारा पॉइंट है कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। उसके बाद फिर क्या है? एक कॉमन रे भी होना चाहिए। तो क्या ये रे हमारा दोनों में कॉमन है? जरा देखो, जब इस एंगल को निकालोगे तो एंगल ए ओ बी आया ना, ओ बी, और जब इसको निकालोगे तो बी ओ आया ना, आया ना कॉमन। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों आपस में क्या है? एडजेसेंट है। लेकिन हमारा मुद्दा यहाँ पे एडजेसेंट वाला नहीं है, हमारा मुद्दा यहाँ पे क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हमेशा याद रखना, यदि कोई एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर यदि एक रे बना हुआ है तो उन दोनों एंगल को हम लोग कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल तो है ही है, एडजेसेंट एंगल तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी हैं। कोई डाउट होगा? तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हम लोग कब कहेंगे? तब कहेंगे जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे बना हुआ हो, समझ गए। तो वहां पे जो एंगल बन रहा होगा उन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो क्या हम लोग यहाँ पे, जरा सुनो यहाँ पे ध्यान से, क्या हम लोग यहाँ पे एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी को हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल कह सकते हैं? कह सकते हैं। एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कह सकते हैं। बात समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? जल्दी बोलो, कहीं पे कोई समस्या? लेकिन एक और एडिशनल चीज क्या है आप लोगों के लिए? एडिशनल चीज ये है कि जरा बताओ तो, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन पे हमारा कितना एंगल बनता है? हमेशा 180 बनता है। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, है ना। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर 180 डिग्री। देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन पे आपको मालूम है कि ये पूरा एंगल कितना होता है? याद करो, स्ट्रेट एंगल होता है हमारा यानी कि 180 होता है। सुनना मेरे बात को ध्यान से, स्ट्रेट लाइन का हमेशा सम कितना होता है? 180 होता है। कैसे मालूम चला हम लोगों को? याद करो, स्ट्रेट एंगल कैसे बनाए थे हम लोग? ऐसा बनाए थे और यहाँ पे पॉइंट दिए थे कुछ इस प्रकार का, दिए थे ना। बस यहाँ पे एक रे ऐसे खिंचा हुआ है यहाँ पे, और क्या है? कुछ नहीं है। तो ये पूरा हमारा कितना था? 180 था ना, तो ये भी हमारा पूरा कितना होगा? 180 होगा, ठीक है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यानी कि एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी का सम कितना होगा? 180 के बराबर। नहीं, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, क्योंकि सप्लीमेंट्री में होता है ना हमारा दो एंगल का सम 180, समझ गए। तो क्या हम लोग यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हैं? जरा देखो तो, एंगल ए
ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम हमारा कितना होता है? 180 होगा। और यदि ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ देर के लिए इस रे को भूल जाओ, और आपको मालूम है कि यदि स्ट्रेट लाइन है तो पूरा का पूरा एंगल यहाँ पे 180 ही बन रहा होगा। तो इसमें आपको क्या समझ में आ गया? ये दोनों आपस में एडजेसेंट तो है ही है, साथ ही साथ ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसको कहेंगे? जिसका सम कितना हो जाए? 180 के। हालांकि वो तो यहाँ पे है ही हमारा सप्लीमेंट्री एंगल में, लेकिन जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक हमारा इस प्रकार से रे बना हो तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, और उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होगा? हमेशा 180 के बराबर होगा। याद रहेगा? आगे बढ़े, चलो। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को पढ़ने के बाद एक आखिरी हमारा बचता है। किसका? इसका डेफिनेशन यही है, इसका डेफिनेशन यही है कि व्हेन टू एंगल्स, नहीं इसका ऐसे लिखो, व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सुनना मेरे बात को ध्यान से। व्हेन अ रे, एक रे, व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द एंगल्स formed between them are known as linear pair of angles। समझ के बात को? बड़ा सिंपल सा है, कोई बुक का लैंग्वेज हम नहीं बोल रहे हैं, हमको याद भी नहीं है, बस हम इस डायग्राम को देखिए अपने मन से बना दिए। समझ गए? क्या बनाए? When a ray stands on a straight line, the angle formed between them, जो एंगल बन रहा होगा, the angle formed between them are known as linear pair of angles। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम हमेशा कितना होगा? 180 के बराबर होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 10वां हो गया। 11वां हमारा बच रहा है जो कि लास्ट है हमारा, वो है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। 11वां नंबर है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको समझ लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा डायग्राम देख लो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? चलो, मान लो कि आपके पास यहाँ पे दो लाइन है। क्या बोल रहे हैं हम? लाइन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लाइन बोल रहे हैं। लाइन का नाम दे दो। मान लो इसका नाम है ए, यहाँ पे बी, इसका नाम क्या है? सी और डी। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट पे ये कट कर रहा है, मान लो ओ। समझ गए? कोई डाउट इसमें? चलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है हमारा, समझो यहाँ। चलो देखो, यहाँ पे दो लाइन है ना, लाइन का नाम बता दो क्या क्या है? ए बी और सी डी। एक लाइन हमारा ए बी है और एक हमारा सी डी है, दोनों आपस में कट कर रहा है। कहाँ पे? ओ पे कर रहा है ना कट। आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे समझना ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ जो एंगल बन रहा होगा ना, उतना ही एंगल यहाँ पे बन रहा होगा। यानी कि यदि यहाँ पे हमारा 40 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी कितना बन रहा होगा? 40 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं फिर। एक और चीज, जितना एंगल हमारा यहाँ बन रहा होगा उतना ही एंगल हमारा यहाँ बन रहा होगा। ठीक है, चलो मान लो कि ये हमारा 140 डिग्री बन रहा है, तो ये भी हमारा कितना बन रहा होगा? 140 डिग्री बन रहा होगा। दिस इज नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा क्या होगा? इक्वल होगा। देख लो यहाँ पे, ये जो एंगल है हमारा और ये जो एंगल, हाँ बोलो, ये दोनों अपोजिट है ना, मतलब कि आमने सामने है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या है? आमने सामने है, तो अपोजिट हो गया। और ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल भी तो है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हम इसी को कहते हैं। समझ गए? वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब क्या? एकदम आमने सामने। पर डाउट? तो आमने सामने वाला एंगल हमारा बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला, तो ये दोनों आमने सामने हैं, तो ये भी दोनों तो आमने सामने हैं, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। समझ गए? तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज क्या? इक्वल। तो क्या हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या, दो लाइन के मदद से जो आमने सामने एंगल बन रहा होगा वही उसी को हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा जरा हमको इस एंगल का नाम बता दो, तो इस वाले एंगल का नाम बता दो तो जरा हमको, इस वाले एंगल का एक पॉइंट दे देते हैं पहले, रुक जाके यहाँ पे पॉइंट मान लो किस पे कट कर रहा था, ओ पे ना, चलो ओ दे दो पॉइंट का नाम, ठीक है। चलो इस एंगल का नाम बता दो हमको, इस एंगल का नाम, बिल्कुल सही बात है, एंगल ए ओ डी बोलिए या फिर एंगल डी ओ ए बोलिए, बात सेम रहेगा हमारा। तो एंगल ए ओ डी, ठीक है, ये एंगल बराबर है किसके, बी, ये एंगल बराबर है किसके, इस एंगल के, तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा हमारा, एंगल सी ओ बी बोलो या फिर एंगल बी ओ सी बोलो, बात सेम है हमारा। तो चलो एंगल सी ओ बी ही कर लो, बराबर है एंगल सी ओ बी के, ठीक है। उसके बाद फिर एक बात और बता दो हमको, ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हैं, इस एंगल का नाम बताओ ऊपर वाले का, एंगल ए ओ सी या फिर एंगल सी ओ ए, समझ गए बात को। चलो तो एंगल ए ओ सी बराबर होगा किसके, इस एंगल का नाम बता दो, एंगल डी ओ बी या फिर एंगल बी ओ डी, बात सेम रहेगा हमारा। तो ये बराबर है एंगल डी ओ बी के, एंगल थोड़ा सा तिरछा होता है, याद रखना हमेशा इस प्रकार से, ठीक, एंगल डी ओ बी बराबर होंगे, कोई डाउट इसमें, अब समझ में आ गया हमेशा। क्या ये पूरा का पूरा लाइंस में हम लोग 4 टॉपिक देखे थे, है ना, 4 टर्म्स, और इसमें हमारा एंगल्स में हो गया पूरा का पूरा 11 एंगल। याद रखना थोड़ा सा कठिन है लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है, बहुत सारा इसमें से आप लोग क्लास 6 में पढ़े हुए थे, है ना, बस ये हमारा रिवीजन हो रहा था। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया। तो जितने भी एंगल्स हम लोगों ने आज पढ़ा है क्या वो याद रहेगा, ठीक है। चलिए इसमें कहीं पे भी कोई डाउट, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद जब हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपसे इजीली बन जाएगा, ठीक है। बस शर्त क्या है, बस शर्त ये है कि आपको ये सारा कुछ याद होना चाहिए, तब इजीली बन जाएगा। कोई डाउट होगा अब इसमें, चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।